सो आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल की अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास रिएक्टेंट्स भी हमें चाहिए होते हैं यूरिया साइकिल में उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारे पास जैसे कि हमें कार्बन भी चाहिए होगा, ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, नाइट्रोजन भी चाहिए होगी, बट नाइट्रोजन हमें दो चाहिए होगी। पहली नाइट्रोजन हमें मिलेगी, नाइट्रोजन हमें चाहिए होगी, नाइट्रोजन हमें मिलेगी एक अमोनिया से मिलेगी उसकी डिएमाइनेशन की वजह से, और उसकी डिएमाइनेशन होगी ग्लूटामाइट डिहाइड्रोजनेज अमोनिया पे एक्ट करेगा। तो अमोनिया पे एक्ट करेगा तो वहाँ से एक हमें नाइट्रोजन मिलेगी। दूसरी नाइट्रोजन अगर हमें चाहिए तो वो हमें मिलेगी एस्पार्टेट से। एस्पार्टेट की जब ट्रांसअमाइनेशन होगी तो वहाँ से हमारे पास एक नाइट्रोजन मिलेगी हमें। अब बात होती है कि ट्रांसअमाइनेशन किस चीज़ की होगी। तो ट्रांसअमाइनेशन होगी ऑक्सैलो एसीटेट की। जब एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज एंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट पर एक्ट करेगा तो हमारे पास एस्पार्टेट बनेगा। और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो भी वो होगा वो आपको बाद में रिएक्शन ट्रांसअमाइनेशन वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास नाइट्रोजन के दो सोर्सेस हमें पता चल गए, दो एटीपी भी हमें चाहिए होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। अब ये चीज़ें वो हैं जो रिएक्टेंट्स में मिलेंगे। अब रिएक्टेंट्स के बाद हमारे पास ये क्या होगा, फर्स्ट जो पहले रिएक्शन किस में होगा कि हमारे पास ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट की सिंथेसिस होगी थ्रू कार्बोमाइल, ये सारे मिलेंगे, मीन्स एक रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट बनेंगे इन सारों को लेकर, फिर ये यहाँ जाएंगे, मतलब कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज इस पर एक्ट करेगा तो वही कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोमाइल फॉस्फेट में। कार्बोमाइल सिंथेटेज फॉस्फेट सिंथेटेज 1 कन्वर्ट करेगा इन सबको कार्बोमाइल फॉस्फेट में, लेकिन कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज CPS1 को भी एक लाइक हमको एंजाइम कहते हैं ना, वो ज़रूरत होती है, वो है NAG। इसकी फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूटामेट, जो कि CPS1 की कोएंजाइम है। वो इसको एक्ट मीन्स इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ATP को इसके पास लेकर आएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो, क्योंकि ATP मॉलिक्यूल हमें चाहिए होता है CP बनाने के लिए, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने के लिए हमें ये भी सारे चाहिए होते हैं। तो CPS1 के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, दो कोएंजाइम्स, मतलब ने एक कोएंजाइम है NAG, और NAG फिर हमारे पास फर्दर ATP को इसके पास लाता है ताकि वो ज़्यादा वो बने, CP बने। अब ये हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया। जब कार्बोमाइल फॉस्फेट बन की सिंथेसिस हो गई तो कार्बोमाइल फॉस्फेट में से ये जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है ये यहाँ से बाहर निकलेगा। ये जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है ये बाहर निकलेगा, ये वाला पूरा बाहर निकलेगा, और एज ए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट पर फिर एक्ट करेगा ऑर्निथिन एक्ट करेगा। ये सारे दोनों स्टेप्स है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, बाकी जो होंगे वो साइटोसॉल में होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही हमारे पास ये जो ऑर्निथिन एक्ट करेगा कार्बोमाइल फॉस्फेट पे, फॉस्फेट तो निकल जाएगा लेकिन कार्बोमाइल फॉस्फेट पे एक्ट करेगा तो फॉस्फेट निकल गया, और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिट्रोलिन। ऑर्निथिन प्लस कार्बोमाइल फॉस्फेट बनकर मिलकर बनेंगे एक सिट्रोलिन और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अभी जो सिट्रोलिन बना है ये सिट्रोलिन हमारे पास इसमें आएगा, साइटोसोल में आएगा। सिट्रोलिन साइटोसोल में आने के बाद अब इस पर डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करेंगे। अब ये सिट्रोलिन हमारे पास अमाइनो ग्रुप, ये हमारे पास यहाँ तक एक नाइट्रोजन मिला था, हमें चाहिए थे दो नाइट्रोजन फॉर द यूरिया सिंथेसिस साइकिल के लिए, हमें दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ है। अब दूसरा नाइट्रोजन इस पर एक्ट करेगा, वो किसका एक्ट करेगा, एस्पार्टेट का। वो किया था अमाइनो की अमोनिया की डिअमाइनेशन से, ये एस्पार्टेट उसकी ट्रांसअमाइनेशन होगी ऑक्सैलो एसीटेट से, ऑक्सैलो एसीटेट की ट्रांसअमाइनेशन की वजह से हमारे पास क्या बनेगा, एस्पार्टेट। जो एस्पार्टेट बनेगा ना वो एक्ट करेगा सिट्रोलिन पे, और फिर ये बनाएगा आर्जिनो सक्सिनेट। एस्पार्टेट ने इस पर एक्ट किया, सिट्रोलिन ने, फिर बना आर्जिनो सक्सिनेट बना थ्रू आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेज। अब आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेज के लिए भी हमें ATP, इसमें क्या होगा इस स्टेप में ATP रिक्वायरमेंट है, ATP कंज्यूमिंग प्रोसेस था, तो ATP कन्वर्ट हो जाएगी AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी और एक और फॉस्फेट में। सही है। अब यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ
आर्जिनोसक्सिनेट। इसमें जो बना था वहाँ पर हमारे पास भी एटीपी चाहिए था, लेकिन वो एडीपी में कन्वर्ट हुई थी। 2 एटीपी 2 एडीपी में कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक फॉस्फेट, लेकिन यहाँ पर एटीपी एएमपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्जिनोसक्सिनेट ये बना, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस। अब आर्जिनोसक्सिनेट ये बना, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो इसकी ये एंजाइम एक्ट करेगा, मीन्स इसकी ये डिसोसिएट होगा। आर्जिनोसक्सिनेट लाएज इस पर एक्ट करेगा, तो वो बनेगा आर्जिनिन में, आर्जिनिन और फ्यूमेरेट में। आर्जिनिन फिर ये टिश्यूज़ में जाकर एंजाइम्स इस पर एक्ट करेंगे, सही है ना। और उसके बाद जो फ्यूमेरेट है आर्जिनिन पे एक्ट करेंगे, वो फिर मैं आपको बता दूँ। पहले फ्यूमेरेट का बात बता रही हूँ। फ्यूमेरेट का क्या होगा, फ्यूमेरेज एक्ट करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। फ्यूमेरेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, और मैलेट की फिर हमारे पास ऑक्सीडाइज होकर वो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, मैलेट जो है ना वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होकर मैलेट एस्पार्टेट शटल के ज़रिए वो फिर टीसी साइकिल में जा सकता है। वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सैलोएसीटेट बन सकता है, और वो फिर ऑक्सैलोएसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस में वर्क करेगा। लेकिन इसके अलावा एक इसका दूसरा भी अल्टरनेटिव पाथवे है, वो क्या है कि मैलेट ऑक्सीडाइज होगा थ्रू मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा तो ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सैलोएसीटेट पे उसकी ट्रांसअमाइनेशन होगी, और वो ऑक्सैलोएसीटेट से दोबारा हमारे पास एस्पार्टेट बनेगा, और ये साइकिल रिपीट भी हो सकती है। दो इसके पाते होते हैं, या तो यहाँ पे जाए या माइटोकॉन्ड्रिया में जाए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है तो हमारे पास उसमें क्या होगा कि थ्रू मैलेट एस्पार्टेट शटल के जरिए जाएगा, फिर इसकी ऑक्सीडाइज होगा, फिर ऊपर वो कन्वर्ट जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट पे हमारे पास या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस या टीसी साइकिल में जाकर वो फिर एनएडीएच जो भी बनाना चाहे वो बनाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इसी में ही है, साइटोसोल में है, तो मैलेट पर एक्ट करेगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करवाएगा, मैलेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करेगा। फिर ऑक्सैलोएसीटेट वो उसकी ट्रांसअमाइनेशन होगी, वो फिर दोबारा यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट की जिससे ट्रांसअमाइनेशन हुई थी, अब उसकी दोबारा ट्रांसअमाइनेशन होगी, और फिर वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये साइकिल अगेन रिपीट होती रहेगी। यह था फेट ऑफ फ्यूमेरेट। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास आर्जिनिन है, आर्जिनिन हमारे पास फिर से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथिन में, और है ना क्लीव हो जाए, मतलब उसकी क्लीवेज हो जाएगी ऑर्निथिन में और यूरिया में। बट ये याद रखें कि आर्जिनिन की क्लीवेज सिर्फ और सिर्फ लिवर में होगी और कहीं नहीं होती। हालांकि सिंथेसाइज किडनी में भी होता है, लेकिन सिट्रोलिन से आर्जिनिन किडनी में सिंथेसाइज होती है, लेकिन इसकी क्लीवेज सिर्फ और सिर्फ लिवर में होगी। और फिर हमारे पास क्या होगा, आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथिन और यूरिया में। ऑर्निथिन तो अगेन यूरिया साइकिल में रिसाइकल हो जाएगा, लेकिन जो यूरिया है वो वैसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगा लाइक यूरिन के ज़रिए। और कुछ यूरिया क्या होता है वो गट में आ जाता है, इंटेस्टाइनल गट में आ जाता है, फिर वहाँ पर यूरिएज एंजाइम करता है और उससे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। जो अमोनिया है वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पीसेस में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली एक्सहेल हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में अगर हमारे पास किडनी इतनी इफेक्टिव ना हो तो क्या होता है कि यूरिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है ना, जो लिवर वो एक्सक्रीट नहीं कर रही किडनी, तो यूरिया बहुत प्रोड्यूस हो जाता है। अब यूरिया वो फिर गट में चला जाता है, और यूरिया यूरिएज के एंजाइम पैक करता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा बहुत सारा अमोनिया में और CO2 में। CO2 तो एक्सेल आउट हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो क्या हाइपर अमोनियम कंडीशन हो जाएगी, हाइपर अमोनीमिया कंडीशन हो जाएगी। सही है ना। इनको एंटीबायोटिक्स देकर ट्रीट किया जा सकता है। सो दिस इनको एंटीबायोटिक्स देकर हाँ ट्रीट कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। बट ये है कि जो बैक्टीरियल एंजाइम्स है ना, एंटीबायोटिक्स वो इस तरह एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं कि जो बैक्टीरियल एंजाइम्स है ना वो एक्ट करते हैं यूरिया पे ताकि उसकी ब्रेक डाउन हो, तो वो उसको कम करेंगे तो यूरिया में ही रहेगा। लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ, हम लोग इस तरह ट्रीट नहीं कर रहे, ये सिर्फ बच सकता है, लेकिन इसके लिए ट्रीटमेंट कुछ और हो। एंटीबायोटिक से कुछ हद तक के लिए हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस को सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे। उसके बाद क्या ओवरऑल ये तो हमें पता ही है कि भाई CPS1 के लिए हमें पर क्या चाहिए होगी, एंड एसिटाइल ग्लूटामेट चाहिए होता है, और क्योंकि वो ATP दे रहा होता है, मतलब ATP की ज़्यादा एफिनिटी इंक्रीज़ करता है CPS1 की तरफ। और जो हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनता किससे, वो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A और ग्लूटामेट से। एसिटाइल कोएंजाइम A और ग्लूटामेट
कि मतलब रिएक्टेंट्स हैं उन पर एक्ट करता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज, वहाँ से एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनता है। और इनकी सिंथेसिस में एन एसिटाइल ग्लूटामेट की सिंथेसिस में हमारे पास एक और एंजाइम एक्टिवेटर चाहिए होता है, वो है आर्जिनिन। मीन्स ये एक फीड फॉरवर्ड साइकिल समझ लें कि इस तरह ही है। और यूरिया साइकिल एक इरिवर्सिबल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसमें 4 फॉस्फेट बॉन्ड्स कंज्यूम हो रहे होते हैं। एक तो 3 तो ये है, एक यहाँ पर हमारे पास 2 एटीपी के ना, तो 2 ये, एक ये, 3 और चौथा ये कार्बोमाइल फॉस्फेट का ये जो फॉस्फेट है, ये 4 फॉस्फेट कंज्यूम हो रहे होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी साइकिल्स बताएंगे।